हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वंडर माइंड पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 5 में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन उससे पहले यदि आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 तथा 4 नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़ लीजिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और क्लास नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 5 में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 5 में हमको पढ़ना है सबसे पहले आक्सीकरण अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। फिर उसके बाद पढ़ना है संक्षारण क्या होता है, संक्षारण से क्या क्या बचाव है, तथा विकृत गंधिता क्या होता है, विकृत गंधिता से क्या क्या बचाव है। आज के क्लास में हम इन सब टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले लेक्चर नंबर 4 में जो हम पढ़ चुके हैं उस पर करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण है, कौन ऑक्सीकरण है। तो एक बात पता है हमको, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या होता है, ऑक्सीकरण। और हमको पता है कि कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो उसके ऊपर आता है क्या, धनावेश आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण किया है, ये ऑक्सीकरण नहीं, ये क्या है, अपचयन है। क्या है, अपचयन है। ठीक, यहाँ देखिए +2 से +3 में गया है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ये क्या है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है। ठीक, ये देखिए इलेक्ट्रॉन लिया है, ये भी क्या है, अपचयन है। ये भी क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लिया है, ये भी क्या है, अपचयन है। ठीक, तब पूछा है क्या, कौन ऑक्सीकरण है, तो ये अपचयन है, ये ऑक्सीकरण है, बिल्कुल सही। और ये क्या है, अपचयन है, ये भी क्या है, अपचयन है। तो इस सवाल का जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, Fe2+ गिव्स Fe3+, यही क्या है, ऑक्सीकरण है। ठीक, आइए निम्न में से कौन अपचयन है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो ये क्या है, ऑक्सीकरण है। क्या है, ऑक्सीकरण है। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ये क्या है, अपचयन है। ठीक, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन त्यागा है, ये क्या है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है। और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन त्यागा है, भी क्या है, ऑक्सीकरण है। ठीक, अब सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन अपचयन है। तो ये ऑक्सीकरण है, नहीं होगा, ये भी ऑक्सीकरण है, ये भी ऑक्सीकरण है, ये है अपचयन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, Cu2+ गिव्स Cu। ठीक है, अगला सवाल है ऑक्सीकारक स्वयं क्या होता है। तो एक बात तुम लोगों को बताया गया था कल के क्लास में कि जो ऑक्सीकारक होता है दूसरे का कराता है ऑक्सीकरण, और स्वयं क्या होता है, अपचयित होता है, उसका स्वयं का क्या होता है, अपचयन होता है। तो लिखा है ऑक्सीकारक का स्वयं का क्या होता है, तो ऑक्सीकारक का स्वयं का होता है क्या, अपचयन। ठीक, क्या होता है, अपचयन होता है। अगला सवाल है अपचायक स्वयं क्या होता है। तो अपचायक के लिए भी कल बताया गया था कि अपचायक जो होता है वो दूसरे का अपचयन कराता है, लेकिन स्वयं उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो अपचायक स्वयं क्या होता है, तो उसका क्या होता है, अपचयन नहीं होता है। अपचायक स्वयं का क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। अगला सवाल है ऑक्सीकारक की पहचान कैसे करें। तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीकारक क्या करता है, जो दूसरे का ऑक्सीकरण कराता है, दूसरे में से इलेक्ट्रॉन खींचकर अपने पास रख लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, वो क्या होता है, ऑक्सीकारक।
जो इलेक्ट्रॉन देता है नहीं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, सही है, जो न्यूट्रॉन देता है नहीं, जो प्रोटॉन देता है नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। अगला सवाल है अपचायक की पहचान कैसे करेंगे। तो अपचायक क्या करता है, जो दूसरे का अपचयन कराता है। और दूसरे का अपचयन कैसे कराएगा, दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे के। तो जो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या कहलाता है, अपचायक। तो अपचायक की पहचान होती है जो इलेक्ट्रॉन देता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो इलेक्ट्रॉन देता है। अगला सवाल एक अभिक्रिया दी गई है, Fe प्लस Cu2 प्लस गिव्स Fe2 प्लस प्लस Cu। इस अभिक्रिया में Fe का क्या हो रहा है, तो Fe देखिए क्या हो रहा है, Fe 0 से चला जा रहा है 2 प्लस में। तो Fe का हो रहा है क्या, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। Fe में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका होगा क्या, ऑक्सीकरण। तो Fe है क्या, Fe का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और ये बात हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जिसका होता है ऑक्सीकरण वो खुद क्या होता है, अपचायक। ये ऑक्सीकारक होगा नहीं, अपचायक होगा, ऑप्शन नंबर बी। उत्प्रेरक नहीं है, लवण नहीं है, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी, अपचायक, ठीक है। अब आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 5 में पढ़ना है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या उसी को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए पिछले क्लास में हम ऑक्सीकरण पढ़ चुके हैं और अपचयन पढ़ चुके हैं। अब आज के क्लास में हमको पढ़ा ऑक्सीकरण अपचयन है, उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो, एक ही समय पे दोनों एक ही साथ अभिक्रिया हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक ही साथ एक ही समय पर, एक साथ एक ही समय पर घटित होती हैं, उसे ऑक्सीकरण अपचयन या अपचयोपचय या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पे अगर देखो तो क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण मतलब अपचयन साथ साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, तो उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एक एग्जांपल है डेनियल सेल में होने वाली अभिक्रिया क्या है, जिंक प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए यहाँ क्या है, जिंक का जो ऑक्सीकरण संख्या वो 0 है और कापर का +2 है। इधर देखिए जिंक का +2 है और कापर का 0 है। यहां से यहां अगर हम देखें तो जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। कैसे, जिंक क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के Zn2+ बना दिया है, ठीक। और कापर क्या किया, 2+ से चला गया किसमें, 0 में चला गया है, तो इसका हुआ है क्या, अपचयन हुआ है। इसका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो कापर 2+ क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया है, अपचयित हो गया है, कापर बन गया है। तो इस अभिक्रिया में देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण, एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, दूसरे पदार्थ का अपचयन, दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। तो डेनियल सेल में जो होने वाली अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है। अगला एग्जांपल आइए देखते हैं Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu।
अब देखिए यहाँ पे Fe जीरो में है, यहाँ 2+ में, कापर यहाँ 2+ में, कापर जीरो में चला गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ से यहाँ आयरन क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है। Fe क्या किया है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है। कैसे इलेक्ट्रॉन त्यागा है, देखिए Fe का है, Fe है, बाद में बदल गया है Fe2+ में, इसका मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ठीक, कापर को देखिए, कापर क्या किया है, जाएगा क्या, अपचयन। अब इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है, अपचयन दोनों साथ साथ हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या फिर अपचयोपचय अभिक्रिया, या रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल है, तो ये क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है संचारण। क्या है, संचारण। तो देखिए यदि किसी धातु को हम खुला छोड़ दें, किसी धातु को खुला छोड़ देते हैं तो क्या करता है, वायु और नमी से क्रिया करके धीरे 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 नष्ट होने लगता है। इसी प्रक्रिया को बोला जाता है क्या, संचारण। मतलब वायु तथा नमी से क्रिया करके धातुओं का नष्ट होना कहलाता है क्या, संचारण। ठीक है, जैसे लोहे पे देखो क्या होता है, जंग लगता है। लोहे को खुला छोड़ देंगे तो वायु और नमी से क्रिया करके वो क्या बना देगा, जंग बना देगा, और लोहा धीरे 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 क्या होना प्रारंभ कर देगा, नष्ट होना। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है संचारण, वह प्रक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन, नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा, बड़ा धीरे अभिक्रिया होता है, धीमी अभिक्रिया द्वारा क्या होती है, नष्ट होती जाती है, उसे कहते हैं संचारण। जैसे लोहे पर जंग का लगना, जैसे लोहे पर जंग का लगना, तो इसमें क्या होता है, लोहे को जो खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन प्लस जल से क्रिया करके बना देता है क्या, Fe2O3.CH2। यही क्या है, ये है क्या, जंग है। ठीक है, अब देखो क्या है, लोहा का नष्ट होना, लोहा का नष्ट होना मतलब लोहे पे जंग लगना। जब लोहे पे जंग लग जाएगा तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, नष्ट होता जाएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण, संचारण का। ठीक है, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना, चांदी के आभूषण पे काली परत जम जाता है, वो भी किसका है, जब काली परत जम जाता है चांदी के आभूषण पे तो धीरे 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 क्या होता है, नष्ट होने लगता है चांदी भी। तो चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना भी किसका उदाहरण है, संचारण का। ठीक है, आगे देखते हैं संचारण से क्या क्या बचाव है, संचारण से कैसे बचा जा सकता है। अगर कोई धातु है, कोई धातु है, उस पर क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। जब कोई धातु है अगर इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे, तो एक पतला सा लेयर बन जाता है धातु के ऊपर, और ऑक्सीजन सीधे धातु के संपर्क में नहीं आ पाता है और संचारण से बच जाता है। तो संचारण से बचने का उपाय है कि धातुओं पर क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। ठीक है, मशीन भागों पर तेल या ग्रीस लगाना, मशीन में जो भाग होते हैं उसको क्या किया जाता है, जंग लगने से, उसको नष्ट होने से, संचारण से बचाने के लिए उसके भागों पर तेल या ग्रीस लगा दिया जाता है। जब कोई मशीन का भाग है उस पे तेल या ग्रीस लगा देंगे तो उसके बीच में तेल और ग्रीस का एक पतला लेयर बन जाएगा। ऑक्सीजन और नमी उसके डायरेक्ट संपर्क में आएगा नहीं, संचारण होगा नहीं। ठीक है, तो मशीन के भागों पे क्या किया जाता है, तेल या ग्रीस लगाया जाता है। या फिर मिश्रित धातु बना दीजिए, जैसे ध्यान दे दिए। अगला क्या है कि मिश्रित धातु बना दीजिए, मिश्रित धातु बनाकर या अन्य धातुओं की परत को चढ़ाकर। जैसे देखा
स्टील या लोहे पर, स्टील या लोहे पर क्रोमियम का या निकेल का या जिंक का परत चढ़ा देते हैं। जब परत चढ़ा देते हैं तो कम सक्रिय धातुओं का जब परत चढ़ा देंगे तो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन और नमी को डायरेक्ट लोहे के संपर्क में नहीं आने देता है और लोहा संक्षारण से बच जाता है, नष्ट होने से बच जाता है। तो ये क्या था, संक्षारण से बचाव। आगे देखते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता रेंसिडिटी, विकृत गंधिता रेंसिडिटी। अब देखिए घी तेल से बने हुए, घी और तेल से या वसा से बने हुए पदार्थों को यदि खुला छोड़ देते हैं, घर पे देखते हैं चिप्स वोप्स बना रहता है, उसको अगर खुला छोड़ देते हैं, तेल घी से बने पदार्थों को खुला अगर छोड़ देंगे तो उसमें क्या आने लगता है, विकृत गंध, बड़ा बेकार खराब गंध आने लगता है और वो पदार्थ खराब हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। और इसी को बोला जाता है क्या, विकृत गंधिता। अब इसमें क्या होता है, जो तेल और घी नहीं है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर जाता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाता है, इसमें से बेकार गंध आने लगता है, उसी को कहते हैं विकृत गंधिता। तो खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सीकरण होता है, स्वाद तथा गंध बदल जाता है, उसका स्वाद भी बदल जाता है और गंध भी बदल जाता है, इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। अगर पनीर को खुला छोड़ देंगे तो पनीर भी एक दो दिन में बेकार गंध देने लगेगा और खाने योग्य नहीं रहेगा। तो पनीर को खुला छोड़ देने पे विकृत गंध देने लगता है, एक क्या विकृत गंधिता का एग्जाम्पल है। ठीक, आगे देखते हैं विकृत गंधिता से कैसे बचा जा सकता है। तो विकृत गंधिता से बचने के लिए खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रख दीजिए। वायुरोधी पात्र मतलब ऐसे बर्तन में रखिए जिसमें वायु प्रवेश न करे। जब वायु प्रवेश नहीं करेगा तो ऑक्सीजन उससे क्रिया करेगा नहीं और खाद्य पदार्थ खराब होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन, फ्रीज में रखते हैं ना, हाँ, उसको ठंडा करके हमेशा रखिए। तो निम्न ताप पर पके हुए खाने का क्या किया जाता है, प्रशीतन किया जाता है। अगर चिप्स उप्स बनाया जा रहा है, कुरकुरे उरकुरे बनाया जा रहा है, तो देखोगे उसके पैकेट में गैस भरा होता है और वो गैस ऑक्सीजन नहीं होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन भर देंगे तो किसमें, तेल और घी में छना हुआ है, ऑक्सीकरण हो जाएगा और जो चिप्स है कुरकुरे है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कम क्रियाशील है। तो खाद्य पदार्थों जैसे आलू चिप्स इत्यादि की पैकिंग में ऑक्सीजन को हटाकर उसके स्थान पे नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थों तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क से बचाकर, ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश से भी बचाना क्या होता है, विकृत गंधिता से उसको बचाया जा सकता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीकरण की क्रिया तेज हो जाती है, तो सूर्य के प्रकाश में भी ये सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। और कुछ प्रति ऑक्सीकारक होते हैं जैसे BHA ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी एनिसाल तथा BHT ब्यूटाइलीकृत हाइड्रोक्सी टॉलुइन, ये सब क्या होते हैं, प्रति ऑक्सीकारक होते हैं, मतलब ऑक्सीकारक के प्रतिकारक विपरीत कार्य करते हैं, मतलब ऑक्सीकरण नहीं होने देते हैं। ठीक है, प्रति ऑक्सीकारक है, ये सब क्या होने नहीं देंगे, ऑक्सीकरण नहीं होने देंगे, तो खाद्य पदार्थ जो है खराब होने से बच जाएगा, विकृत गंध आने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये है क्या, विकृत गंधिता से बचाव। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हमको इतना ही पढ़ना था, चैप्टर नंबर आज समाप्त हो गया। ठीक है, आइए इस पे और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना उदाहरण है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना उदाहरण है। तो मैग्नीशियम धातु देखिए क्या होता है, मैग्नीशियम धातु जब वायु में मतलब ऑक्सीजन से जलाया जाता है तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, उष्मागतिकी का इनमें से कोई नहीं, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का नहीं, उष्मागतिकी का नहीं, रासायनिक परिवर्तन का। सही है, ये होगा बी और ये होगा सी। ठीक, रासायनिक परिवर्तन का इनमें से कोई नहीं, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आगे देखिए,
यदि उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं, अगर उत्पाद अधिक स्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। अगर उत्पाद कम स्थायित्व होते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, संपन्न होती है, संपन्न नहीं होती है, अत्यधिक तीव्र होती है, निम्न गति से होती है। तो संपन्न हो जाती है रासायनिक अभिक्रिया, ये सब क्या है, गलत है। ठीक, अगर उत्पाद अधिक अस्थायी है अभिकारक से तो अभिक्रिया होती है, अगर कम अस्थायी होते तो अभिक्रिया नहीं होती है। अगला है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड संपर्क में आने पर क्रिया करके बनाते हैं। तो देखिए ये रिएक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड जब हम क्रिया करते हैं तो बनता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फाइड नहीं, अमोनियम क्लोराइड, हाँ बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, ABCD। ठीक, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम ऑक्साइड भी नहीं बनता है, गंधक भी नहीं बनता है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, अमोनियम क्लोराइड। अगला सवाल है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फर ट्राई ऑक्साइड निम्न में से किसका वियोजित रूप है। तो देखिए FeSO4 को क्या किया जाता है, जब गर्म किया जाता है तो बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। यही है, फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनता है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, फेरस सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। फेरिक क्लोराइड नहीं होगा, हेमेटाइट नहीं होगा, फेरिक ऑक्साइड नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फेरस सल्फेट। अगला सवाल है रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयंस एवं मूलक परस्पर विनिमय कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, इसके लिए आप लोगों को बताया गया था कि BaCl2 प्लस Na2SO4 गिब्स बन जाता है BaSO4 प्लस NaCl बनता है। अब इस अभिक्रिया में देखिए क्या हुआ है, यहाँ Ba2 प्लस बना है, Cl माइनस बना है, Na प्लस बना है और SO4 2 माइनस बना है। और इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ, इसका ऋणायन इसके धनायन के साथ जुड़ के बना दिया है क्या, BaSO4 और NaCl। इसमें क्या हुआ है, आयनों के परस्पर अदला बदली से अभिक्रिया हुआ है। तो ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया। तो देखते हैं उभय अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी बहुत सही। ठीक, अपघटन केवल अपघटन नहीं होगा, आयनिक वियोजन नहीं होता है, अनुत्क्रमणीय नहीं होता है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उभय अपघटन अभिक्रिया। अगला सवाल है ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निर्मित करता है तथा उष्मा भी उत्पन्न करता है, इस प्रक्रिया को चूने का बुझना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में विलय होकर विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। चूने के बुझने की क्रिया तथा बनने वाले विलयन के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो पहले आइए, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो बनाता है CaOH का होल ट्वाइस और साथ ही साथ निकलता है क्या, उष्मा। तो पहले ये देखिए क्या है, अभिकारक दो उत्पाद एक संयोजन है और उष्मा इसमें निकल रही है तो साथ ही साथ उष्मा छिपी भी अभिक्रिया होगी। तो ये यहाँ एक उष्मा शोषी अभिक्रिया है, नहीं ये गलत है। यह एक उष्मा छिपी अभिक्रिया, सही है, उष्मा निकलती है तो उष्मा छिपी अभिक्रिया है। बनने वाले विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। तो देखिए बनने वाला विलयन क्या है, CaOH का होल ट्वाइस और ये क्या है, क्षार है। और क्षार का जो पीएच होता है वो 7 से अधिक होता है और अम्ल का पीएच 7 से क्या होता है, कम होता है। तो ये बनने वाले विलयन का पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा। बहुत बिल्कुल सही है, बनने वाले विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, नहीं गलत है। ठीक है, तो इसका 2 ऑप्शन सही है, 2 और 3। तो इसमें देख लीजिए कौन है, ए कह रहा है 1 और 2 नहीं, दूसरा कह रहा है 2 और 3 सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, बी, 2 तथा 3। ठीक, अगला सवाल है निम्न में से कौन सी गैस को ताजा तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण भंडार के लिए उपयोग किया जाता है। तो निम्न में से कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन
कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन नहीं होगा क्योंकि अक्रिय गैस का प्रयोग करना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन क्रिया कर जाएगा, नाइट्रोजन तो नहीं करेगा लेकिन ऑक्सीजन कर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम, हीलियम नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कर जाएगा। हीलियम या नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोनों अक्रिय गैस हैं तो इसका प्रयोग कर लेंगे तो लंबे समय तक उसको रख सकते हैं। अगला सवाल है, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिल क्लोराइड का बनना उदाहरण है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, एक Cl2 के साथ जब क्रिया करता है तो बनता है COCl2, एक कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। और देखिए इसमें क्या है, अभिकारक 2 उत्पाद 1 है तो कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी। वियोजन का उदाहरण है नहीं, संयोजन का उदाहरण है, बिल्कुल सही। विस्थापन अभिक्रिया का नहीं, अपघटन अभिक्रिया का नहीं। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन अभिक्रिया। अगला सवाल है, जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं, यह अभिक्रिया है। तो देखिए क्या है, CuSO4 ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, इसमें लोहे का टुकड़ा डाल देते हैं तो बन जाता है क्या, फेरस सल्फेट या FeSO4 और कॉपर बनता है। इस अभिक्रिया में देखिए क्या किया है, आयरन कॉपर को हटा दिया है तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को हटा के उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। योगात्मक नहीं है, उसमें वियोजन नहीं है, उसमें अपघटन नहीं है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला सवाल है, इसमें निम्नलिखित में कौन सी उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। उभय अपघटन अभिक्रिया का मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय अपघटन में आयनों की अदला बदली होती है। तो ए वाले में देखो क्या हुआ है, AgNO3 के साथ है, बाद में AgCl के साथ हो गया। NaCl के साथ है, NaNO3 के साथ हो गया, आयनों की अदला बदली हुई है। तो ए भी क्या है, उभय अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, जबकि सवाल में पूछा है कौन नहीं है। ठीक है, NH4 तो ये सवाल के अनुसार गलत हो जाएगा। NH4Cl प्लस NH3 गिव्स HCl, ये भी क्या है, उभय अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। BaCl2, यहाँ भी देखिए BaCl के साथ है, यहाँ BaSO4 के साथ हो गया, NaSO4 के साथ है, यहाँ पर NaCl के साथ हो गया, आयनों की अदला बदली हो गई है। तो ये भी क्या होगा, उभय अपघटन होगा और सवाल के अनुसार गलत हो जाएगा। ए भी उभय अपघटन है। ठीक है, इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, NH4Cl गिव्स NH3 प्लस HCl। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग आए, पूरा क्लास अटेंड किए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।